वेलकम टू लर्निंग सेशंस। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज DAY एन्यूएलएम, दैट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन एन्यूएलएम के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अर्बन लेवल के ऊपर अर्बन एरियाज में जो गरीबी है उसको रिमूव करना है। और किस तरह से रिमूव करना है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हुए, जो स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करते हुए, एंड खास करके ऑर्गेनाइज करना है अर्बन पुअर को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, फेडरेशंस में या फिर सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस में, एंड उनको एक अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करना है, स्किल्स प्रोवाइड करने हैं, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, राइट। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2013 में, एंड स्कीम ने रिप्लेस कर दिया था SSJSRY को, एंड इसको रीनेम कर दिया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, राइट। तो जितने भी स्टैट्यूटरी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको ये कवर करता है, एंड एज आई टोल्ड यू द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, उन सभी चीज़ों के लिए इसको बनाया गया है, राइट। एंड स्कीम जो है कवर करती है SEP को, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को कवर करती है। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हमने जो अर्बन पॉवर्टी है उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो लोन इंटरेस्ट कवरेज में इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस भी कवर्ड हैं, ग्रुप एंटरप्राइजेस भी कवर्ड है, और SHG बैंक लिंकेज भी कवर्ड है। तीन तरह का मॉडल है इसमें। वन, इट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल एंटरप्राइज, दूसरा है इसमें ग्रुप एंटरप्राइज, एंड द थर्ड वन इट्स रिलेटेड टू द SHG बैंक लिंकेज, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रिएट करते हुए उसके बाद आप उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं एंड उस तरह से आप मैनेज करने की कोशिश करते हैं। फिर बात आती है कि टारगेटेड बेनिफिशियरीज कौन से, जो अर्बन पुअर हाउस हैं, जिसमें अर्बन होमलेस हो गए वो इसमें शामिल हैं। प्रायोरिटी के तौर पर इसमें विमेन को और SC STs को, माइनॉरिटीज को, जो पर्सन्स डिसेबिलिटीज के साथ हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं, उनको यहाँ पर शामिल करने के ऊपर प्रायोरिटी है। लेकिन अदरवाइज ये सभी तरह के अर्बन जो पुअर्स हैं उनको कवर करते हैं, एंड एक हाउस होल्ड से जनरली एक ही जो बेनिफिशियरी है उसको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। एक घर से एक पर्सन हो जाए वो मॉडल ज्यादा प्रेफर किया जाता है, एंड जो भी स्ट्रेचरी टाउन्स है, जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई है, उसके हिसाब से उनको कवर किया जाएगा, एंड इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट और द गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ULBs के थ्रू, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज के थ्रू स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सिलेक्शन बाय ऑफ द बेनिफिशियरी की बात करें तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा बाय द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स, एंड जो ULB प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि जो अर्बन लोकल बॉडी के जो प्रोफेशनल्स हैं, राइट, वो बेसिकली पिक करेंगे पर्सन्स को अमंग द अर्बन पुअर, राइट, उनसे पिक किया जाएगा। एंड रेफरल जो है वो SHG के थ्रू भी आ सकते हैं, या फिर एरिया लेवल फेडरेशन जो ALFs हैं उनके थ्रू भी आ सकते हैं, एंड डायरेक्टली भी पर्सन्स अप्रोच कर सकते हैं बेनिफिशियरीज ULB को, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको डायरेक्टली भी अचीव कर सकते हैं, राइट। बेनिफिशियरी सीधा ULB के पास चला जाए, अब वो भी चीज हो सकती है, या फिर बैंक्स भी इवन आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेनिफिशियरीज को फॉर द केसेस, एंड उनको केसेस को रेफर कर देंगे टू द ULB। यानी कि मल्टीपल वे में हम कहें तो बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजरली जो है दैट्स बाय द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स एंड द ULB प्रोफेशनल्स। अदरवाइज रेफरेंस के थ्रू भी हो सकता है, SHG कर दे रेफर, ALF कर दे रेफर, या फिर खुद भी वो जा सकते हैं ULB के पास बेनिफिशियरी, या फिर बैंक भी रेफर कर सकता है बेनिफिशियरीज को टू द ULBs, राइट। दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। देन इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए या पर्टिकुलर ट्रेनिंग चाहिए, तो मिनिमम एजुकेशनल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन EDP चाहिए, यानी कि आप उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। 3 से 7 दिन का इंडिविजुअल या फिर ग्रुप एंटरप्रेन्योर्स का एक प्रोग्राम हो सकता है जिसमें उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एंड नाउ लेट्स लर्न कि इसमें क्या पैटर्न रहेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस का, किस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, काइंडली लुक इनटू इट। तो एन्युअलम के केस में कोई भी कैपिटल सब्सिडी नहीं है, राइट। एंड जो सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी दैट वुड बी थ्रू द इंटरेस्ट सब्सिडी। जैसे हमने इंटरेस्ट सब्सिडी देखा था ना, KCC के केस में होता है, या इन केस ऑफ इवन लेट्स से DRI एडवांसेस होता है, या SRMS के केस में होता है। दैट्स बेसिकली द सेम केस, ठीक है। यहां पर भी वही सिनेरियो है कि सब्सिडी इंटरेस्ट की फॉर्म में रहेगी, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोरोर को पड़ेगा, डेट जो बेसिकली
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत है, डेट्स 7% पर एनम, ठीक है। तो 7% पर एनम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो। यानी कि अगर बैंक का इफेक्टिव रेट जो है वो 11% है, तो एक सब्सिडी मिलेगी 4% की, और नेट जो इंटरेस्ट रेट बेनिफिशियरी को पड़ेगा वो 7% का पड़ेगा। ये तब पड़ेगा अगर वो टाइमली रीपेमेंट करता है तो, राइट। एंड दैट विल बी द केस, वो सब्सिडी मिल जाएगी, वो रिइंबर्समेंट मिल जाएगी बैंक्स को, दैट्स द केस। अगर मैं इंडिविजुअल एंटरप्राइज की बात करता हूं, तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखें तो कम से कम जो उम्र है वो 18 साल की चाहिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो मैक्सिमम हो सकती है वो 2 लाख रुपए की हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था 3 तरह के पॉइंट्स बताए थे, एक था SEPI, दैट वाज self employment program individually, right? And the second one, it was related to the SEPG, that was for group enterprise, and the third one for the SHG bank linkage, SEP SHG, right? 3 तरह की लिंकेज है। तो इसमें अगर हम बात करें रिलेटेड टू द SEPI, तो उसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया तो 18 साल का है ही है, और प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम जो हो सकती है वो 2 लाख रुपए की हो सकती है। कोई भी कोलेट्रल नहीं चाहिए RBI के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। एंड अगर आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए लोन दे रहे हो तो 10 लाख तक कोई भी कोलेट्रल नहीं चाहिए, बैंक जो है वो CGTMSE कवर ले सकते हैं, राइट। दैट्स सिनेरियो। रीपेमेंट 5 से 7 साल के बीच में होगी, मॉनिटोरियम 6 से 18 महीने का हो सकता है। मॉनिटोरियम पीरियड का याद रखना, मॉनिटोरियम पीरियड की जब भी हम बात करते हैं, मॉरेटोरियम पीरियड के बारे में जब भी बात करते हैं, तो ये होता है आपका कौन सा पीरियड होता है, दिस इज लाइक हॉलीडे पीरियड, ठीक है, कि आपको इंस्टॉलमेंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा, इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। तो टिपिकली 5 to 7 ईयर्स का ये मैक्सिमम मॉरेटोरियम पीरियड हो सकता है। कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, काइंडली प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। इसके बाद बात आते हैं रिलेटेड टू द SEPG, यानी कि ग्रुप एंटिटीज को लेकर के क्या क्राइटेरिया है, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी के तौर पर देखें तो कम से कम 2 मेंबर चाहिए, एंड 70% जो मेंबर्स हैं वो आपके अर्बन पुअर फैमिली से होंगे, दिस इज द रिक्वायरमेंट। लेट्स से 10 मेंबर्स हैं तो कम से कम 7 मेंबर ग्रुप में ऐसे हों जो कि अर्बन पुअर हो, तो उनको एक SEPG एंटिटी माना जाएगा अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना एन्युअलम प्रोसेस, राइट, अदरवाइज नॉट। और हर एक मेंबर की उम्र जो है कम से कम 18 साल की हो, और मैक्सिमम जो लोन हो सकता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकती है डेट इज 2 लाख रुपीज पर मेंबर, या ओवरऑल जो हो सकता है डेट इज 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो 2 लाख रुपए हो सकती है, या फिर अगर MSc के लिए लोन दे रहे हो तो 10 लाख तक की हो सकती है, लेकिन विच एवर इज लोअर, जो भी इसमें से कम होगा उसके हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिजिबिलिटी बता दिया, कम से कम 2 मेंबर, 70% मेंबर होंगे आपके अर्बन पुअर फैमिली से बिलोंग। हर एक पर्सन की उम्र जो है 18 साल की कम से कम होनी चाहिए, और लोन या फिर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, वो 2 लाख का मैक्सिमम लोन हो पर मेंबर, या फिर 10 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर। कोलेटरल की बात करें तो कोई भी कोलेटरल रिक्वायरमेंट नहीं है, बैंक चाहे तो CGTMSE में कवर करवा सकते हैं। रीपेमेंट यहाँ पर भी सेम सिनेरियो रहेगा, 5 से 7 साल का, या फिर बीच में आपको एक मॉनिटोरियम मिल सकता है 6 से 18 महीने का, ठीक है। देन इट इज रिलेटेड टू SEP SHG। नाउ दिस इज अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज के लिए। अब इंटरेस्ट सब्सिडी जो मिलेगी वो SHG के लिए मिलेगी। प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो 7% का रहेगा, एंड एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है अगर वुमेन SHG है। वुमेन SHG है तो 3% पर एनम की एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगी, यानी कि नेट इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ 4% का रह जाएगा इन केस ऑफ द वुमेन SHG। अगर वुमेन SHG होता है उसके केस में 3% का एडिशनल इंटरेस्ट बेनिफिट मिलने वाला है। अब इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होती है? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इन दिस सिनेरियो इज अ ULB। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो इस सिनेरियो में रहने वाली है डेट इज अ ULB, अर्बन लोकल बॉडी होती है या फिर म्यूनिसिपल बॉडी होती है। वो स्टेट या UT मिशन जो स्ट्रक्चर्स हैं, SMMUs हैं, उनके साथ मिलकर के इनको एग्जीक्यूट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, राइट। दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड टू इट। एंड अब इसके केस में देखो, कम से कम एक प्रोपोर्शनेट उनको शेयर रखना पड़ेगा SC ST के लिए जब भी इंप्लीमेंटेशन करते हैं, और एक टारगेट है फॉर द विमेन, खास करके टारगेट है कि कम से कम जो आपके 30% बेनिफिशरीज हैं वो वुमेन हो। दिस इज अ टारगेट जो ये सेट किया गया है, तो ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट काफी। एनुअलम के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वुमेन का जो टारगेट है डेट इज 30%, की कम से कम जो बेनिफिशरीज है 30% वो वुमेन हो। SC ST की बात करें तो
प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा आपको शेयर, जैसे जो आपकी पुअर पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आप प्रोपोर्शनेटली उनको ऐड अप करेंगे। एंड फर्दर जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है 3% उनके लिए रिजर्व्ड है कि वो शामिल होने चाहिए। एंड एटलीस्ट 15% जो होंगे, ठीक है, एटलीस्ट 15% जो होंगे दैट शुड बी गोइंग टू द माइनॉरिटीज, ठीक है, जो फाइनेंशियल टारगेट्स हैं या फिर लेट्स से फिजिकल आपका टारगेट है उसके हिसाब से आप 15% कम से कम जो माइनॉरिटीज हैं उनको एड अप करेंगे। सो दैट वाज अबाउट द दीन दयाल अंत्योदय योजना NULM। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपको साथ के साथ, बिकॉज ये स्कीम अपडेटेड है अभी, ठीक है, दीज आर नाउ अपडेटेड, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है, अपडेटेड है। सो मेक श्योर करना कि आप इनको जरूर एक बार गो थ्रू कर ले, राइट। तो फर्दर अगर आपको इनका PDF नोट चाहिए, एज आई टोल्ड यू, सिंपली लिखो बैंक प्रमोशंस अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, ठीक है, 8360944207 लिखो और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो प्रमोशन अपडेट्स लिख करके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज अबाउट द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो एक तो हमने कवर कर लिया अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। नाउ इट्स अबाउट द NRLM, दैट इज दीन दयाल अंत्योदय योजना NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? अब एक जगह पर अगर हम कवर कर रहे थे रिलेटेड टू द अर्बन पॉपुलेशन, अब इस केस में हमने क्या करना है कि जो रूरल एरियाज की पॉवर्टी है, राइट, उसको रिड्यूस करना है, कि उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के दायरे में लेकर के आए, स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करें, उनको एक सस्टेनेबल कम्युनिटी प्रोवाइड करें, उनको जो उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो लेकर के आए उनमें, ताकि उनका जो लाइवलीहुड है वो ज़्यादा इंप्रूव हो, स्किल डेवलपमेंट हो उनमें, राइट, दैट्स द मेन थिंग। और इसमें टारगेटेड आपकी बेनिफिशियरीज कौन रहेंगी? जो आपके रूरल हाउस होल्ड है ना, रूरल पुअर हाउस होल्ड है वो उसमें रहेंगे। एंड प्रायोरिटीज केस में भी वैसे ही है, SC ST को प्रायोरिटी दोगे, विमेन मेंबर्स को प्रायोरिटी दोगे, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, माइनॉरिटीज हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, आप उनको प्रायोरिटी दोगे, राइट। ये वही चीज है, सेम वही चीज है, बस रूरल एरियाज के लिए है, ठीक है। तो जितने भी रूरल एरियाज हैं उसके ऊपर ये स्कीम एप्लीकेबल रहेगी, DAY NRLM स्कीम एप्लीकेबल रहेगी। एंड ये स्टेट्स एंड जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, सभी में इंप्लीमेंट की जाएगी। इट इज टू बी इंप्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया, यू कैन से, राइट, दैट्स द केस। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हुआ क्या बेसिकली कि जो MORD है, राइट, MORD ने NRLM को लॉन्च किया था एंड इन्होंने रिस्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, SGSY स्कीम को रिस्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, एंड उसको रीनेम कर दिया गया DAY NRLM के तहत। फोकस क्या था कि हमने जो वुमेन SHGs हैं, वुमेन SHGs को ऊपर फोकस करना है, उनकी फेडरेशंस के ऊपर फोकस करना है, उनको बैंक लिंकेज कर देंगे, उनको लोन प्रोवाइड कर देंगे, उनमें स्किल डेवलपमेंट करेंगे एंड साथ ही साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। ये मेजर फोकस था, इस स्कीम का मेजर फोकस हमेशा यही रहा कि मेन फोकस वुमेन SHG के ऊपर है। और फंडिंग पैटर्न क्या होता है इसमें? सेंटर डालता है 60% पैसा, स्टेट डालती है 40% पैसा, और इन केस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन सेंटर डालती है 90% पैसा और जो आपके पास स्टेट है वो डालती है 10% पैसा। एंड इन केस अगर यूटीज की बात करें, यानी कि यूनियन टेरिटरीज की बात करें, वहां पर फंडिंग पैटर्न क्या है? इट्स अबाउट 100% सेंट्रली फंडेड। तो यूटीज में 100% सेंट्रली फंडेड है, सेंट्रल और स्टेट की अदरवाइज जो प्रोपोर्शनल डेट है 60-40। इन NER इट इज 90-10 इंक्लूडिंग द सिक्किम, एंड यूटीज के केस में इट इज 100%, राइट। कवरेज के केस में क्या है कि कम से कम जो एक आइडेंटिफाइड आपकी रूरल पुअर थ्रेशोल्ड है ना, कम से कम एक मेंबर वहां से आप उसको मेंबर बना दो SHG का। ये पैटर्न है, दिस इज अ पैटर्न कि जो एक मेंबर है आपका किसका, जो आइडेंटिफाइड रूरल पुअर हाउस होल्ड का मेंबर है, ठीक है, उसको मेंबर बना दो SHG का, उसको SHG नेटवर्क में ले आओ, राइट। एंड अब इसमें टारगेट क्या है? जैसे पिछले वाले में हमने पढ़ा था ना DAY NULM के केस में कि 30% आप वही लेकर के आओगे, विमेन बेनिफिशियरीज के ऊपर फोकस करोगे कम से कम, एंड प्रोपोर्शनेटली SC ST के ऊपर। अब इस केस में मेजॉरिटी टारगेट SC ST के ऊपर है कि 50% कवरेज SC ST को आपने देना है, माइनॉरिटीज को 3% का, माइनॉरिटीज को 15% का कवरेज देना है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको 3% का कवरेज देना है। अब ये पर्सन विद डिसेबिलिटी का कवरेज तो सेम ही है,
लाइक दैट इज ऑल सेम 3% उसके केस में भी था। लेकिन SC ST का कवरेज इन्होंने डिफाइन कर दिया 50%, माइनॉरिटीज का कवरेज दे दिया 15% का। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, मेक श्योर इसको कंपेयर करते हुए याद रखें। हमेशा हमेशा जब भी आपने अपनी लर्निंग को इन्हांस करना है, मेक श्योर कि आप कंपैरिजन में आ जाएं और कंपैरिजन करते हुए याद रखें। देन मेंबर्स की बात करें, जनरली देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप जब क्रिएट किया जाता है, यू माइट हैव लुक्ड एट योर ब्रांच लेवल आल्सो, तो वो जो आपका SHG के मेंबर हैं वो होते हैं 10 से 20 मेंबर, दोज आर 10 to 20 मेंबर्स इन जनरल, वो आपके 10 to 20 मेंबर्स होते हैं। और कम से कम 5 मेंबर्स जो होंगे वो होने चाहिए इन केस अगर आप डिफिकल्ट एरियाज में है, लेट्स से नॉर्थ ईस्ट रीजन है या फिर हिल एरिया है, ठीक है, वॉर एरियाज हैं, तो उसके केस में 5 मेंबर्स भी इकट्ठे हो जाते हैं तो भी आप ग्रुप बना दोगे। अदरवाइज मिनिमम 10 का होता है ग्रुप, ठीक है, 10 पर्सन का होता है ग्रुप रिलेटेड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इन केस अगर डिफिकल्ट एरियाज हैं, अगर मान लो फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए आप ग्रुप बना रहे हो तो 5 पर्सन को क्रिएट कर सकते हो। अगर ट्राइबल एरिया है कोई तो उसमें भी 5 पर्सन का आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिंग डाउन। एंड फॉर द स्पेशल SHGs हो सकते हैं जिसमें मेन वुमेन दोनों हो सकते हैं, अदरवाइज वी डू प्रेफर विमेन इन द SHGs। अदरवाइज SHG होता ही वुमेन क्या है, जो इसका मेन मिशन लॉन्च हुआ था ना, तो उसमें मेनली होता है क्या है, होता ही बेसिकली आप SHGs में विमेन को शामिल करते हो। लेकिन जहां पर स्पेशल SHG हैं, जहां पर एल्डर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, अब उस सिनेरियो में आप मेल फीमेल दोनों को शामिल कर लेते हो, राइट, दैट कैन बी डन। देन फिर बात आती है कि आप जो भी SHGs होते हैं इनको रजिस्टर करवाते हो, रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज कॉर्पोरेशंस पार्टनरशिप एक्ट, बट ये चीज मैंडेटरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। यानी कि कोई भी SHG आपने फॉर्म किया, अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाओ, राइट, दैट इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। फर्दर अब इनको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, जब देखो एनुअलम के केस में भी रेड की इनको आप प्रोवाइड करते हो, एक लोन प्रोवाइड करते हो 2 लाख रुपए का, मैक्सिमम 10 लाख रुपए का, ठीक है, और उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करते हो इन केस ऑफ DAY एनुअलम आई एम टॉकिंग अबाउट। बट इन दिस सिनेरियो आप एक रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइड करते हो, वी गो विद द रिवॉल्विंग फंड, जैसे CC लिमिट होती है ना, वैसे आप एक इनको रिवॉल्विंग फंड देते हो। एंड RF का जो कॉर्पस होता है एलिजिबल SHG के लिए वो 20,000 से लेकर के 30,000 तक का होता है, राइट। यानी कि अगर आपका SHG कम से कम 3 से 6 महीने चलता रहा है और उसने पंचसूत्रा के सिद्धांत को फॉलो किया, नाउ द पंचसूत्रा सिद्धांत आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो अगर आपका SHG चलता रहा है 3 से 6 महीने कम से कम चला है और वो पंचसूत्रा के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है और उसे अगर पहले कोई रिवॉल्विंग फंड कॉर्पस नहीं मिला पहले, तो वो एलिजिबल है। और एलिजिबल वाले को कितना मिलेगा रिवॉल्विंग फंड कॉर्पस, इट विल बी 20,000 to 30,000, 20,000 से 30,000 का कॉर्पस मिल सकता है। और पंचसूत्र सिद्धांत क्या होता है, आप रेगुलरली मीटिंग कर रहे हो, आप रेगुलरली सेविंग्स कर रहे हो, आप आपस में इंटर लेंडिंग करते हो। इंटरनल लेंडिंग यानी कि इंट्रा लेंडिंग, नॉट इंटर लेंडिंग, इट्स अबाउट इंट्रा लेंडिंग। मैं यहां पर लिख देता हूं, तो आप इंट्रा लेंडिंग कर रहे हो। इंट्रा लेंडिंग का मतलब होता है आपस में मेंबर्स में लेंडिंग कर रहे हो, या फिर इंटर लेंडिंग भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आप इंटरनल लेंडिंग भी कर रहे हो, आप पैसा रिकवर भी कर रहे हो, टाइमली रीपेमेंट हो रही है, और अपनी बुक्स को किताबों को मेंटेन कर रहे हो प्रॉपरली। अगर ये 5 चीजें आप फॉलो कर रहे हो, 5 सूत्र जो है उनको अगर आप फॉलो कर रहे हो, देन इट इज सेड टू बी दैट यू आर फॉलोइंग द पंचसूत्र, दैट यू आर फॉलोइंग द पंचसूत्र प्रिंसिपल्स, राइट। तो अगर वो चीज कर रहे हो तो भाई आप एलिजिबल हो, राइट। तो आप एलिजिबल SHG हो और आपको कॉर्पस मिल जाएगा रिवॉल्विंग फंड का, जो कि 20,000 से लेकर के 30,000 का होगा। ना इस केस में कैपिटल सब्सिडी है क्या? नो, कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं है। सेम वही चीज, कैपिटल सब्सिडी कोई भी नहीं है, जैसे DAY एनुअलम के केस में था, इस केस में भी कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं है, देयर इज नो कैपिटल सब्सिडी। एंड फॉर द इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करें तो अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, अगर 3 लाख तक का लोन दिया गया है SHG को, अब ये तो था कि वो एलिजिबल है फॉर द रिवॉल्विंग फंड, अदरवाइज आप उनको लोन भी दे सकते हो। तो अगर आप 3 लाख तक का लोन देते हो तो SHG को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा डेट विल बी 7% पर एनम, और बैंक्स को सबवेंशन दी जाएगी, बैंक्स को
सबवेंशन दी जाएगी अगर टाइमली रीपेमेंट होती है, यानी कि अगर अकाउंट का स्टेटस स्टैंडर्ड है तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उस एसएचजी लोन के ऊपर, टर्म लोन के ऊपर, डेट विल बी 7% पर एनम, और बैंक्स को रीइंबर्समेंट कर दी जाएगी, सबवेंशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड कि अगर कोई लोन 3 लाख से ऊपर है, अगर कोई लोन जो है वो 3 लाख से ऊपर है और 5 लाख तक का है, द लोन इज अबव 3 लाख रुपीज एंड अप टू 5 लाख रुपीज, तो उसके केस में जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा एसएचजी के ऊपर, वो 1 ईयर एमसीएलआर, 1 साल का जो एमसीएलआर है, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट है, या एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है, या 10% पर एनम विच एवर इज लोअर, जो भी रेट लोअर होगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा डेट विल बी आइदर 10% या 1 साल का एमसीएलआर या फिर 1 साल का एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, ठीक है, ईबीएलआर, जो भी लोअर है उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। अगर लोन 3 लाख से ज्यादा है और 5 लाख से कम है तो बैंक्स को सबवेंशन मिल जाएगी 5% पर एनम के हिसाब से, जो भी आपका अमाउंट है अबव द 3 लाख, यानी कि 3 लाख तक तो वही लगेगा, 3 लाख तक जो आपको अमाउंट पड़ना है वो वही है, कितना है वो, दैट्स बेसिकली 7%, ठीक है। लेकिन 3 लाख से ऊपर जो है वो इस तरह से बढ़ेगा, और बैंक्स को एक यूनिफॉर्म सबवेंशन मिलेगी, बैंक्स को 5% की। अब इसके केस में सबवेंशन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट नहीं है, इट्स बेसिकली यूनिफॉर्म सबवेंशन फॉर द बैंक्स, ठीक है। जो वो अकाउंट स्टैंडर्ड रहेंगे उनके लिए मिलेगी सबवेंशन ये, और उन्हीं एसएचजी को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एप्लीकेबल रहेगा। और एप्लीकेबिलिटी क्या है, वही एप्लीकेबिलिटी है, 3 से 6 महीने वर्किंग में रहे हो और एग्जिस्टेंस में रहे हो एसएचजीज, पंचसूत्र सिद्धांत जो उनको फॉलो कर रहे हो, एंड जो आरबीआई के ग्रेडिंग नॉर्म्स है उनके हिसाब से एलिजिबिलिटी हो, ठीक है, दैट्स बेसिकली रिक्वायर्ड। एंड फर्दर अगर कोई रिवाइव्ड डिफंक्शनल एसएचजी है वो भी एलिजिबल है, अगर वो कम से कम 3 महीने के लिए एक्टिव रहा है तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा डीएवाई एनआरएलएम के तहत। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू बैंक क्रेडिट टू द एसएचजी, बैंक क्रेडिट टू द एसएचजी। अब एसएचजी जो है उनको आप सीसी लिमिट भी दे सकते हो, कैश क्रेडिट लिमिट भी दे सकते हो, या फिर उनको आप टर्म लोन भी सैंक्शन कर सकते हो, या दोनों दे सकते हो, एंड रिपीटेड लोन भी दे सकते हो। वो है बेस्ड अपॉन द रीपेमेंट एंड द परफॉर्मेंस। लाइक अगर मल्टीपल डोजेस की बात करें, डोज 1, डोज 2, डोज 3, डोज 4, लाइक दिस कैन बी द मल्टीपल लोन्स। लाइक एक बार एक एसएचजी ने लोन लिया, आपने उनको लोन दिया, तो आप उनको कितना लोन दे सकते हो, जितना उनका कॉर्पस है। कॉर्पस क्या होता है बेसिकली, कॉर्पस इज जस्ट लाइक जो वो सेविंग कर रहे हैं, इंटर जो आपकी अपनी सेविंग्स हो रही है ना, रेगुलर सेविंग्स आप करते हो, लेट्स से दे आर सेविंग लाइक 400 रुपीज पर मेंबर, और टोटल 20 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो मंथली सेविंग कितनी होगी, मंथली सेविंग वुड बी 8000 रुपीज, ठीक है। 6 महीने से ग्रुप चल रहा है तो 6 महीने के हिसाब से कितनी आपकी सेविंग होगी, सो 8000 इंटू 6, लगभग ही हो गया 48,000 की आपकी सेविंग होगी 6 महीने की। अब आपका कॉर्पस क्या काउंट होगा, कॉर्पस विल बी 48,000। नो, इस कॉर्पस का 6 टाइम्स, ठीक है, या कम से कम 1.5 लाख रुपए वो आप दे सकते हो उनको लोन के तौर पर। सेकंड डोज में भी यही है, आप कॉर्पस का 8 टाइम्स या कम से कम 3 लाख रुपए विचएवर इज हायर उतना लोन दे सकते हो। थर्ड डोज में आप उनको मिनिमम 6 लाख रुपए का अमाउंट दोगे, राइट। एंड ये एमसीपी के बेस पे होगा, यानी कि उनको एक माइक्रो क्रेडिट प्लान देना पड़ेगा। अब देखो, थर्ड डोज ऑनवर्ड्स आपका एमसीपी एक्टिवेट हो जाता है। एमसीपी यानी कि आपको एक क्रेडिट प्लान लेना पड़ेगा कि भाई पैसे जो ले रहे हो उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ पर करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, वो बताना पड़ेगा। और क्रेडिट हिस्ट्री, दो चीजें आप चेक करोगे थर्ड डोज ऑनवर्ड, राइट। तो थर्ड डोज ऑनवर्ड ये दो चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। एंड फोर्थ डोज में भी ये कि आप 6 लाख से तो ज्यादा लोन दोगे, और फिर कम से कम आप उनको जो पैसा दोगे डेट विल बी रिलेटेड टू बेस्ड अपॉन एमसीपी एंड उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसके बेस पर दोगे। एंड कॉर्पस में क्या है, एसएचजी की खुद की सेविंग्स, रिवॉल्विंग फंड जो उनको अगर कोई मिला है, इवन अगर उनको रिवॉल्विंग फंड मिला है, जैसे मैं पता है ना, एलिजिबल जो एसएचजीज होते हैं उनको 20,000 से 30,000 तक का रिवॉल्विंग फंड मिल जाता है, अगर उनको अगर वो एलिजिबल है तो, राइट, वो भी इसमें शामिल होगा। प्लस अगर उन्होंने जो इंटरनल लेंडिंग करी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न करा वो भी शामिल होगा। अगर मान लो कोई और वो और कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लिज्जत पापड़ का केस था, देवर बेसिकली सेलिंग ऑफ द पापड्स, राइट। अब उसके इसमें जो इनकम उनको आ रही है वहां से भी वो भी शामिल होगी, दैट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द कॉर्पस, वो भी कॉर्पस का पार्ट बन जाएगा, राइट। तो ये कॉर्पस की डेफिनेशन, दिस इज द
डेफिनेशन ऑफ द कॉर्पस कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं. सो इट इज एसएचजी सेविंग्स, रिवॉल्विंग फंड अगर कोई कॉर्पस उनको मिला है, इंटरेस्ट जो उन्होंने अर्न किया इंटरनल लेंडिंग के ऊपर, एंड जो इनकम है उनके अदर फंड्स है वो भी इसमें शामिल है. दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इट. दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट. अब सीसीएल की अगर बात करें, कैश क्रेडिट लिमिट किस हिसाब से दिया जा सकता है. मिनिमम जो सीसीएल दोगे आप, ठीक है, जो एलिजिबल एसएचजी है, आप जैसे मान लो कि उनका आप लंबे टाइम के लिए वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो उसके केस में आप सीसीएल 6 लाख तक दे सकते हो अगर एलिजिबल एसएचजी होता है तो. ठीक है, तो आप उनको 6 लाख सीसीएल देते हो, कैश क्रेडिट लिमिट दे सकते हो. टेनर कितना रहेगा, टेनर 3 साल का रहेगा. कोई भी सीसी लिमिट सैंक्शन की जाएगी तो उसका टेनर जो है 3 साल का रहेगा. एनुअल रिव्यू जैसे नॉर्मल हम सीसी लिमिट के केस में करते हैं वो करते हैं. एंड इन्हांसमेंट एंड जो कम करोगे आप अमाउंट, वो बेस्ड अपन परफॉर्मेंस रहेगा. लेट्स से आपने सीसीएल सैंक्शन कर दी 6 लाख रुपए की एसएचजी को, एलिजिबल एसएचजी को लिमिट दे दी 6 लाख की. अब उनका डीपी पावर क्या रहेगा. अब देखो ये ना दो अलग अलग कंसेप्ट है. वन इट इज रिलेटेड टू द सैंक्शन लिमिट. ठीक है, तो एक होता है ड्राइंग पावर जिसको हम डीपी बोल देते हैं, राइट. एक और होती है सैंक्शन लिमिट जिसको हम एसएल बोल देते हैं, राइट. तो सैंक्शन लिमिट होता है मैक्सिमम अमाउंट जो ड्रॉ किया जा सकता है फ्रॉम अ लिमिट, मैक्सिमम अमाउंट. एंड वो रहता है जितना सैंक्शन किया गया अमाउंट, राइट. लाइक टोटल अमाउंट सैंक्शन किया गया 6 लाख रुपए का कम से कम, तो 6 लाख रुपए मैक्सिमम आप ड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम ड्रॉ कर पाओगे. लेट्स से अगर किसी को 10 लाख की सीसी लिमिट दी गई है तो मैक्सिमम अमाउंट वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो ड्रॉ कर सकते हैं वो कितना रहेगा, डेट विल बी अमाउंटिंग रुपीज 10 लाख रुपीज, राइट. सिंपल एज डेट. ये चीज क्लियर होगी. अब लेकिन मान लो कि वो ग्रुप जो था या वो जो बेनिफिशियरी जो था वो कुछ एक गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहा, एंड आपको लगता है कि परफॉर्मेंस सही नहीं है, कि ये इतना इनकी क्षमता नहीं है, इनकी कैपेसिटी नहीं है कि इनको इतना लोन दे पाए, तो आप क्या करते हो कि आप चाहते हो कि कम पैसा उठा पाए बैंक से, राइट. तो आप उनको उस अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हो जो वो डिसबर्समेंट मैक्सिमम ले सकते हैं, राइट. जो एलिजिबल फाइनेंस होगा उसको रिड्यूस कर सकते हो, राइट. जो आपकी सैंक्शन लिमिट अभी भी वो सेम ही रहेगी, लेकिन अब आप उनकी लिमिट को रिड्यूस करना चाहते हो कि ऑपरेटिव लिमिट कम हो जाए, तो दैट विल बी द डीपी. जैसे मान लो कि सैंक्शन लिमिट 6 लाख की है, लेकिन जो पैसा वो विड्रॉ कर सकते, जो यहां पर विड्रॉ कर सकते हैं, डिसबर्समेंट उनको की जा सकती है, डेट इज लिमिटेड टू 2 लाख रुपीज. ठीक है, तो ड्रॉइंग पावर हो जाएगी 2 लाख रुपए की, राइट. तो उनकी परफॉर्मेंस जैसे बेटरमेंट होती है कुछ होती है तो उस आप ड्रॉइंग पावर को इनहांस कर सकते हो. डेट कैन बी डन. क्लियर है चीज. तो डेट इज आल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ. तो अब इस केस में भी वही, अगर आप सीसी लिमिट भी देते हो तो इसमें भी वही सीन है कि पहले साल में 6 टाइम्स ऑफ द कॉर्पस या 1.5 लाख, सेकेंड साल में 8 टाइम्स ऑफ द कॉर्पस या 3 लाख रुपए, और फिर थर्ड ईयर से वही आपका एमसीपी शुरू हो जाएगा, आपका क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पर रहेगा. फोर्थ ईयर में भी वही रहेगा कि 6 लाख से ऊपर दोगे और बेस्ड ऑन द माइक्रो क्रेडिट प्लान एंड क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि आपने सैंक्शनिंग मिनिमम 6 लाख की कर दी, उसके बाद आप ड्राइंग पावर को मेंटेन करते रहोगे उसके हिसाब से. क्लियर है चीज. अब क्या पर्पस रहेगा, आप सिर्फ पर्पस जो है वो सोशल नीड्स के लिए भी दे सकते हो. यू कैन बी सैंक्शनिंग द लोन्स फॉर द सोशल नीड्स. उनकी जो सोशल नीड्स है उनके लिए हाई कॉस्ट डेब्ट स्वैप दे सकते हो, लाइक डेब्ट स्वैप के वे में दे सकते हो, राइट. हाई कॉस्ट डेब्ट स्वैप क्या होता है, जो आपके अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने उनसे लोन ले लिया, एसएचजी ने, एसएचजी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने लोन लिया हुआ है, तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस गए. अब उनको निकालने के लिए आप उनको लोन दे सकते हो. अगर कोई सैनिटेशन प्रोजेक्ट है, रिपेयर है हाउस होल्ड की, उसके लिए दे सकते हो, लिवलीहुड्स के लिए दे सकते हो, जो कॉमन एक्टिविटी कोई उन्होंने चलानी है उसके लिए पैसा दे सकते हो. सो दीज आर द एलिजिबल पर्पसेस जिनके लिए लेंडिंग उनको की जा सकती है, राइट. एंड मिनिमम जो प्रोडक्टिव यूज एक्सपेक्टेशन रहेगी कि कम से कम जो पैसा इसमें से आप प्रोडक्टिव यूज के लिए इस्तेमाल करोगे. ऐसा नहीं ना सिर्फ पैसा आप खाने पीने के लिए दे दो उनको, नो, दैट इज नॉट डन. फिर पैसा वापस ही नहीं आएगा. तो इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर आप 1 लाख तक का लोन दे रहे हो या 1 लाख से ज्यादा का लोन दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें 50% पैसा आपका कम से कम प्रोडक्टिव यूज में होना चाहिए. अगर 4 लाख से ज्यादा का लोन दे रहे हो, राइट, तो 75%. अगर 6 लाख से ज्यादा का लोन दे रहे हो तो 85%, राइट. तो मेन पर्पस क्या है प्राइमरली, कि जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है प्राइमरली, आपने उस पर्पस के लिए लोन सैंक्शन करना है. प्राइमरली द लोन इज टू बी सैंक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. अब अगर फर्स्ट डोज का लोन दिया गया है, ठीक है, तो लोन कितना रहेगा, मिनिमम 1.5 लाख. तो उसमें रीपेमेंट पीरियड के बारे में समझते हैं. डोजेस के हिसाब से रीपेमेंट पीरियड है, दैट्स इंडिकेटिव फॉर द टर्म लोन पर्पसेस, राइट. क्योंकि सीसी लिमिट तो सैंक्शन आप 3 साल के लिए करते हो,
तो अब इस सिनेरियो में क्या है, अगर टर्म लोन है तो फर्स्ट डोज जो है, फॉर द फर्स्ट डोज पर्पजेज जो रीपेमेंट है वो रहेगा 24 to 36 मंथ्स, सेकेंड डोज के लिए 36 to 48 मंथ्स, थर्ड डोज के लिए 48 to 60 मंथ्स, यानी कि पहले में देखें तो 2 से 3 साल, 2 to 3 years, सेकेंड डोज में 3 to 4 years, राइट, थर्ड डोज में 4 to 5 years, एंड फोर्थ डोज ऑनवर्ड्स आप 5 से 7 साल के अंदर अंदर आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट जो है वो मंथली बेसिस पर भी हो सकती हैं, वो क्वार्टरली बेसिस भी हो सकती हैं, राइट, एंड वो कैश फ्लोज के ऊपर बेस्ड रहेंगी, बैंक नॉर्म्स के हिसाब से रहेंगी। सिक्योरिटी की बात करें तो 10 लाख तक अगर आपने लोन दिया है एसएचजी को तो कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लियन की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, एंड कोई डिपॉजिट आप इंसिस्ट ऑफ नहीं कर सकते हो। अगर 10 लाख से ऊपर का लोन है, 20 लाख तक का लोन है, तो कोई भी आप कोलेटरल नहीं लोगे, कोई लियन चार्ज नहीं करोगे अकाउंट के ऊपर, मार्जिन मनी ले सकते हो, राइट राइट, लेकिन वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है तो दैट्स अ केस। ठीक है, तो ये आपका था रिलेटेड टू द NRLM। आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगेन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, ये दोनों स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए भी। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई है, यू हैव बीन लाइकिंग द कंटेंट, मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करें, सो डेट जो भी हमारी आगे वीडियोस आए उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। एंड बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो, दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.